हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन के बारे में। तो हो सकता है कि ये जो टॉपिक है कुछ बच्चों के लिए नया हो। ये टॉपिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में जो पढ़ते हैं वो क्लास 12th में पढ़ते हैं आप लोग। तो हो सकता है जो बच्चे क्लास 10th से तैयारी कर रहे हैं, जो 11th से तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा मुश्किल हो, या फिर जो 12th में है अभी, उनको भी जो अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनको ये दिक्कत हो। तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपको आज की क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और क्लास 11th और 10th के बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि कुछ भी चीज बड़ी छोटी नहीं है। आप दिमाग से इसको समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। और इस चैप्टर की बदौलत, इस टॉपिक के बदौलत बहुत सारी चीजें आप समझिए कि इस पूरी धरती पे चेंजेस आए हैं, बदलाव हुआ है। ठीक है, अभी बात हम लोग इसमें करेंगे तो बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। अब ये विद्युत कहाँ से वर्ड आता है? विद्युत इसलिए आता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का इस्तेमाल होता है। क्या कहता है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस है कि किसी, हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा भटकेंगे नहीं। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन का, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होना, अपघटित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या मतलब है, समझिए, एक एक वर्ड को पहले समझिए। किसी विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि विलयन, विलयन का मतलब है कि नॉर्मली हम लोग उनको ऐसा नहीं करते, विलयन के साथ करते हैं। जैसे नमक को हमने लिया, नमक एक हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ठीक है, नमक हमारा एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो मानिए कि नमक के विलयन, अब नमक का विलयन कैसे बनेगा? उसको हमने पानी में घोल दिया। क्या कर दिया? पानी में घोल दिया, तो उसका विलयन बन गया। तो विलयन का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अब उसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होना, अपघटित होना मतलब उसका टूटना और दूसरे में जाके जुड़ना। अपघटित होना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। बात समझ पाए? क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। एक बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल और बहुत नोन एग्जांपल, नोन मतलब जिसको आप जानते हैं, ऐसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं तो आपको और अच्छे से एकदम बात क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या है भाई? देखिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये क्या है? NaCl। NaCl को सब जानते हैं क्या है भाई? नमक होता है। गलित, गलित का मतलब क्या हुआ कि इसको हमने पानी में मिला दिया। तो चलिए इसको डायग्राम से भी समझते रहते हैं। एक हमने बर्तन लिया। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए एक चीज हमें जरूरी है, वो है इलेक्ट्रोलिसिस पॉट। ठीक है, तो एक हम बर्तन जरूर लेंगे उस तरीके का। ये हमने पॉट ले लिया। ठीक है, एक सेकंड बैठ जाते हैं। चलिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस पॉट हो गया हमारे पास। अब इसके बाद इसमें क्या डाला गया? पानी। ठीक है, पानी डालिए, पानी हमने भर दिया। अब पानी के बाद हमने इसमें क्या डाला? अपना एक इलेक्ट्रोलिसिस, जो हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, सब हर एक मटेरियल विद्युत अपघट्य नहीं होता है। जैसे चीनी आप डालेंगे पानी के अंदर तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चीनी हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, नमक हमारा कैसा है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ पर पानी हमने लिया, इसमें डाल दिया नमक। क्या डाल दिया इसमें हमने? इसके अंदर हमने डाल दिया NaCl। ठीक है, नमक हमने डाल दिया, नमक इसमें जाके फैल जाएगा, नमक इसमें जाके फैल जाएगा। और जैसे ही नमक उसके अंदर जाएगा, पानी के अंदर, वो अ, जो उसका Na यानी कि सोडियम है वो अलग हो जाएगा, और जो क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों आयंस में अलग अलग हो जाएंगे उस पानी के अंदर। आयंस में अलग अलग हो जाएंगे। ध्यान सुनिएगा, क्या हमने कहा? आयंस में। ठीक है, आयन में। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होगा, ये पहली प्रक्रिया हो गई, आपने डाला और आपके जो नमक और मतलब जो नमक था वो आपका धनायन अलग टहल रहा है और आपका ऋणायन अलग-अलग उसी में घूम रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें हम एक विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अब ये विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करेंगे भाई? तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देना पड़ेगा, है ना? कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पर हम लगाते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। क्या लगाएंगे? 2 इलेक्ट्रोड्स ऐसे। इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। 2 तरीके के होते हैं, एक में पॉजिटिव देंगे, एक में नेगेटिव देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड एक हो गया, ये इलेक्ट्रोड दूसरा हो गया। ठीक है, हमने इसमें क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड लगा दिया। इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मतलब अब बैटरी भी लगाएंगे। बैटरी का मतलब करंट कहीं ना कहीं से देंगे। तो कहाँ हम लिख दे, चलिए इसको हटा देते एग्जाम्पल। यहाँ पर एक बैटरी बनाते हैं, ये हो गई बैटरी। ठीक है, ये बैटरी, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका निगेटिव। तो इसको हमने ला करके इसमें जोड़ा। ठीक है, इसको हमने लाया और इसको इसमें हमने जोड़ा। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव हमने यहाँ पर चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। क्लियर है? माइक ऑन है ना भाई? चलिए, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ये देखिए NaCl था, उसमें हमने विद्युत धारा दिया तो Na बन गया और Cl बन गया, मतलब कि हमारा सोडियम अलग निकल गया और क्लोरीन गैस हमारी अलग अलग निकल गई। इसी को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। लेकिन अब ये प्रक्रिया हुई कैसे, ये बना कैसे, सोडियम अलग हुआ कैसे? कहने का मतलब है कि मानिए जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है जैसे कि हमारा NaCl, तो इसमें से हम जो Na है उसको अलग कर सकते हैं और जो हमारा Cl है उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो गया। अब जैसे हम इसमें करंट देंगे तो करंट को, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास मेटल होते हैं, तो कोई भी मेटल होता है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनको हम लोग बोलते हैं। तो उसके वजह से अगर हम करंट यहाँ देते हैं तो करंट यहाँ तक पहुंच जाती है, किसकी वजह से? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसको हम कहते हैं कि ये चालक है, सुचालक है। ठीक है, और इसमें करंट हम चाहे यहाँ टच करें, यहाँ टच करें, यहाँ टच करें, कहीं भी टच करेंगे हमको करंट लग जाएगी। तो उसी तरीके से इसके अंदर अभी क्या होते हैं, पानी के अंदर क्या आ जाते हैं? आयंस आ जाते हैं, ये दोनों आयंस। ठीक है, धनायन और ऋणायन। तो इन आयन की वजह से इसके अंदर करंट अब चल सकती है। ठीक है, इसके अंदर जो है करंट अब चल सकती है, जो कि पानी के अंदर तो नहीं चल सकती, है ना? अब पानी हम कह रहे हैं तो आप समझिए एकदम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। प्योर वाटर के अंदर जो है करंट नहीं चल सकती, तो उसमें नमक डालना पड़ता है। ठीक है, और आप देखिए नमक हम बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर करंट नहीं आता है वहां पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्थिंग। आपने, हो सकता है अभी के बच्चों, अभी आप लोग 12th में है तो हो सकता है आप लोगों ने यूज किया होगा, लेकिन आने वाले बच्चे अर्थिंग के बारे में हो सकता नहीं जानेंगे कभी। तो उसमें क्या होता था, जैसे मानिए कि 3 वायर घर के सामने से गया होता था और आपका ये घर है मानिए। ठीक है, ये आपका घर है छोटा सा। ठीक है, ये आपका घर है। तो अब आपने अपने घर के यहाँ पर एक लाइट लगाई है जलने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है, अब इसका तार, एक तार क्या करते थे हम लोग, इसमें कटिया मार के लगाते थे या फिर वहां से कनेक्शन होता था, और दूसरा वायर जो होता था बल्ब का उसको हम जमीन के अंदर एक रॉड से गाड़ देते थे। ठीक है, जब ये बल्ब स्लो जलता था तो इसमें हम नमक डालते थे, पानी डालते थे, है ना? ऐसा करते थे, तो तब ये तेज जलता था फिर से। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। तो यहाँ पर भी जो नमक डालते थे इसीलिए डालते थे क्योंकि नमक जब डालेंगे तो यहाँ पर नमी रहती है, और नमक नमी यानी कि पानी, है ना? तो वो पानी पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो जब आयंस में टूट जाएगा तो वहां की कंडक्टिविटी बढ़ा देगा, कहने का मतलब सुचालकता बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट अच्छे से वो उसको कनेक्ट कर सकती है और वहां से हमारा बल्ब फिर से तेजी से जलने लगता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इतना समझ गए तो वही चीज सेम यहाँ है। ये पूरा समझाने का मतलब यही है कि पानी के अंदर करंट अब कैसे चलेगी। ठीक है, किसकी वजह से चलेगी?
आयन की वजह से चलेगी, ये जो हमारे धनायन और ऋणायन है, ठीक है। अब देखिए करंट चलने लगी, ठीक है, करंट अंदर जा रही है। अब क्या होगा, Na हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो सोडियम है पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कैथोड पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। किस पे इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पे जाकर के चिपक कैथोड पे जाकर के क्या करने लगेगा, चिपकने लगेगा, कैथोड पे चिपकने लगेगा। और वहीं पर क्या है, जो हमारा Cl है, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और जाकर के एनोड पे चिपकने लगेगा। किस पे चिपकेगा, एनोड पे जाकर के चिपकने लगेगा। तो यहां से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो ये एनोड पे जाके चिपकेगा, ठीक है, एनोड पे इकट्ठा होगा और वो जो है कैथोड पे इकट्ठा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा Na एक जगह पे आ जाएगा, कैथोड पे आ जाएगा, और जो Cl2 है वो कहां पे आ जाएगा, एनोड पे आ जाएगा। यही पूरी प्रक्रिया है, इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। फिर से एक बार समझा दे, ध्यान से समझिए। पानी हमने लिया, पानी में हमने नमक डाला, नमक जैसे ही डाला क्या हुआ, पहला स्टेप पानी लिया, पानी को, पानी में हमने नमक डाला, नमक डाला तो नमक टूट गया Na और Cl में, ठीक है, टूट गया। अब उसके बाद उसमें हमने करंट फ्लो करा दी, अब करंट फ्लो करा दी तो इन्हीं आयन की वजह से उसमें करंट भी दौड़ने लगी, है ना। यहाँ से इस, देखिए ये दोनों दूर दूर रहते हैं, तो यहाँ से यहाँ करंट जाने लगी, यहाँ से यहाँ जाने लगी, तो इसके रास्ते में क्या है, इसके रास्ते में कहीं पर Na है तो कहीं पर Cl माइनस है, कहीं पे Na प्लस है तो कहीं पर Cl माइनस है। तो अब वो क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये जो Na होगा इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा, कंबाइन करके Na बना लेगा सिंपल। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन आया, न्यूट्रल स्टेट में आ गया, यहाँ पर हो गया ये Na बन गया। यहाँ पर Cl माइनस था तो इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, तो ये कहां पर जाकर इकट्ठा होगा, एनोड पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों जगहों पर क्या होगा, आपके ये दोनों पार्ट बनने लगेंगे, Na बनने लगेगा और Cl बनने लगेगा, Cl2। तो Cl2 तो आपकी गैस हो जाएगी, वो तो बाहर भी निकल जाएगी, लेकिन आपका Na जो है वो इकट्ठा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हम नमक से हम क्या निकाल सकते हैं, सोडियम बना सकते हैं। कहने का मतलब ये तो हमने छोटी प्रक्रिया बताई, लेकिन अगर हम बहुत सारा नमक कहीं पे एक पॉट में डालें, पानी में डालें, ठीक है, तो उसके बाद उसमें धारा प्रवाहित करें तो हम सोडियम इकट्ठा कर सकते हैं, सोडियम बना सकते हैं। क्लियर है बात, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। देखिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके बहुत सारी कंपनियां जो है बहुत सारे मेटल्स बनाती हैं। जैसे कि आपको हम अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं तो आई एम वर्किंग इन हिंडाल्को, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप। तो उसमें क्या है कि इसी पूरे प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का ही इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम वहां पर बनाया जाता है सेम इसी तरीके से। ये जो हम यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिकल समझा रहे हैं इस तरीके से बना करके कि एक हमारा पॉट है, सेल है ना, और इसमें हम कह रहे हैं कि पानी डाल रहे हैं और ये इलेक्ट्रोड ये और यहाँ पर बैटरी, तो सारा कुछ एक्चुअल में सामने दिखता है, ठीक है। हम लोग वहां पे जाते हैं और पूरा रहता है पॉट, और उसके बाद आपको ये सारा चीज उसमें पूरा प्रोसेस उसमें दिखता है कि यहाँ पर एनोड लगा है, यहाँ पर कैथोड लगा है, फिर उसके बाद उसमें करंट दी जा रही है बहुत सारा, करंट के बाद में उसमें जो हमारा एल्यूमिनियम है वो कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है और उसको फिर हम वहां से निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि सारा प्रोसेस है, कहने का मतलब किताबी ही नहीं है, इसको हम लोग एक्चुअल में यूज भी करते हैं और उससे एल्यूमिनियम बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग इससे बनाते हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर है ये बात। तो ये सारा कुछ बताया कौन, ये सारा कुछ बताए फैराडे ने। किसने बताया, फैराडे ने बताया। और जब कोई कॉन्सेप्ट बताता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। जैसे गैलीलियो थे, उन्होंने कहा कि कुछ है धरती के अंदर, कुछ है
जो उसको मतलब हर चीज को खींचता है, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ये भी कहा कि कुछ तो है। जब सेब गिरा उनके सर पे, पता नहीं गिरा कि नहीं गिरा, तो अ, उनको भी ये चीज लगा कि यार कुछ तो है धरती के अंदर, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे हम डिराइव करेंगे, ठीक है, कितना है, कितना फोर्स से खींच रहा है, तो ये सब जो निकालता है उसका नाम आता है। तो सेम वही चीज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को इन्होंने ये तो डिफाइन किया। ये तो मानिए कि जिसको नहीं होगा, गलती से किसी से हो जा रहा होगा, उसको भी ये चीज समझ में आ रही होगी, लेकिन उसके ऊपर नियम देना, कितना बनेगा मेटल, कितना करंट देना है, कितना समय तक के लिए देना है, ठीक है, वो जो होता है एक्चुअल में, उसके लिए उसका नाम आगे आता है। तो यहाँ पर फैराडे ने ये नियम जो है दिया। फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के दो नियम दिए। क्या दिए? पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। इन दोनों से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाने हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा अच्छे से। क्या कहा? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ। क्या हमने कहा? इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुई पदार्थ। इलेक्ट्रोड्स कौन? आपके नोट कैथोड। अब हमने कहा कि इस पे पदार्थ आपके जैसे Na हो गया, Cl हो गया, कोई दूसरा और यहाँ पर हमारा एलिमेंट होगा तो उसके हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे हमारे मान लीजिए देखिए Ag NO3 है, तो अगर इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में लाएंगे तो यहाँ पर Ag यानी कि आपका सिल्वर इकट्ठा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो अगर यहाँ पर इसको हम इस प्रोसेस में लाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में करेंगे, तो यहाँ पर कॉपर इकट्ठा होगा। तो कॉपर भी बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम भी बनाया जा सकता है, सिल्वर भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है, और हमारा सोडियम भी तो बनाया ही जा सकता है। तो कई सारी चीजें इससे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, मतलब इन्होंने बस ऐसा नहीं बताया कि इलेक्ट्रोड पे जो है हमारा मेटल इकट्ठा होगा, ये तो सबको पता हो गया, आपको भी पता हो गया, हमने बता दिया। अब ये बात आती है कि कितना होगा, कितने समय में कितना होगा। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को W माना गया, और कहा गया कि ये जो W है, ये प्रवाहित हुई विद्युत मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब उसमें हम जितना करंट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जितना करंट दे रहे हैं, करंट करंट, ठीक है, उसके समानुपाती होगी। मतलब कि मानिए कि हम 10 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से कम मटेरियल बनेगा। अगर हम 100 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से ज्यादा मटेरियल इन इलेक्ट्रोड्स पर इकट्ठा होगा। तो हर चीज मतलब कि जो उसका मात्रा होगा पदार्थ का, वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा, विद्युत की मात्रा पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर ये क्या है कि जो हमारा W है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पर हमारा मेटल इकट्ठा होगा या फिर पदार्थ इकट्ठा होगा, वो सीधे किसके प्रोपोर्शनल है? हमारे धारा के, ठीक है, क्यू की, विद्युत की मात्रा की। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी। तो जब हमने इक्वल लगाया, तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है आपका? आई इंटू टी, है ना, धारा और समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो विद्युत की मात्रा निकल जाती है, ठीक है, कि कितना कूलाम है। अब यहाँ पर ये जो जेड है, इसकी बात अभी हम लोग और करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये जो जेड होता है, इसका एक वैल्यू होता है हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग। जेड इज इक्वल टू होता है ई अपॉन 965 ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में होती है जेड की, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग। ये जो ई है, ये आपका तुल्यांकी भार होता है। क्या होता है? तुल्यांकी भार। तो कोई भी मटेरियल का आप तुल्यांकी भार यहाँ लिखिए, और उसको इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, उसका जेड निकल जाएगा, ठीक है, ठीक। तो अब इसके बाद दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया भाई? दूसरा नियम इन्होंने बताया कि जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य, मतलब दो या दो से अधिक, जैसे मानिए कि हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, और हमने यहाँ पर AgNO3 ले लिया, ठीक है, दो ले लिया, दो या दो से अधिक कोई भी विद्युत अपघट्य लेंगे और विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। एक हमने CuSO4 ले लिया, एक हमने AgNO3 ले लिया, ठीक है, और जितना करंट इसमें दिया, मानिए 100 एम्पियर का इसमें दिया और 100 एम्पियर का करंट इसमें दिया, इसमें भी इलेक्ट्रोड और मतलब एनोड और कैथोड है, इसमें भी एनोड कैथोड है, हर चीज इसमें है, हर चीज इसमें भी है।
ठीक है, केवल सेम चीज क्या है, करंट। इसमें भी हमने जितना करंट दिया उतना ही करंट इसमें भी दिया। ठीक है, विद्युत की समान मात्रा जब हमने दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका भार, ठीक है, किसका भार, जो यहाँ पर मटेरियल है, ठीक है, उसका भार और उसका तुल्यांकी भार का जो अनुपात होगा वो बराबर। ठीक है, मतलब उनके भारों का अनुपात और तुल्यांकी भारों का अनुपात समान होगा। जैसे देखिए यहाँ पर W से हम किसको लिखते हैं, W से किसको लिखते हैं, भार को। ठीक है, तो यहाँ पर Ag का जितना भार आया, Ag, और अपॉन में हमने किसका लिया भार, Cu का, कॉपर का लिखा। तो ये किसके बराबर होगा, ये एक रेशियो है, तो ये रेशियो किसके बराबर होगा, इन्हीं के तुल्यांकी भारों के। तो इसका तुल्यांकी भार मतलब Ag का तुल्यांकी भार और अपॉन में कॉपर का तुल्यांकी भार। बस बात समझ पाए। तो इसका जो हमारा वेट है वो, और इसका जो तुल्यांकी वेट है या फिर तुल्यांकी भार है वो, ठीक है, इनका अनुपात समान रहेगा, यानी कि समान अनुपात में दोनों रहेंगे। कब, कंडीशन है विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर। विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित नहीं करेंगे तो ये कंडीशन नहीं रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्यों कि देखिए अगर क्यों हमारा समान हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हर चीज डिपेंड करेगी किस पे, हर चीज डिपेंड करेगी जड़ पे। समझिएगा बात को, ऐसा ये दूसरा नियम पहले नियम से ही आया है। देखिए समझाते हैं, W बराबर क्या होता है, जेड आई टी, है ना। जेड आपका कांस्टेंट वैल्यू हमने बताया, आई आपका धारा और टी आपका समय। ठीक, अब उसके बाद मानिए कि ये हमारा पहले वाले के लिए जेड W1 है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, कहा गया कि हमारा जो विद्युत की मात्रा है उसको समान कर दिया जाए। विद्युत की मात्रा समान करने का मतलब आई इंटू टी, इसी को तो हम लोग क्यों कहते हैं, इसी को तो हम लोग क्यों कहते हैं। तो ये बराबर कर दिया गया, तो ये बदल नहीं रहा है, बदलेगा क्या, केवल जेड। तो हम ये समझे कि जो W है अब वो सीधे किस पे आ गया, जेड पे आ गया। और जेड बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 965 डबल जीरो। तो 965 भी कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो सीधे डिपेंड किस पे आ गया, ई पे, इक्विवेलेंट वेट पे। तो जो अनुपात इसका होता है वेट का, वही अनुपात किसका हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट का। जैसे ये W1 हमने निकाला E1 के बराबर, वैसे ही आ जाएगा W2 किसके बराबर, E2 के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आया है इसी से आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आपको थोड़ा फॉर्मूला याद करा दे। देखिए क्या है फॉर्मूला, एक है W इज इक्वल टू जे आई टी, इसको क्या बोलेंगे आप, ये वैसे तो मल्टीप्लाई में है लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जो W है ये किसकी मात्रा होती है, कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा। मुक्त का मतलब है इकट्ठा कितना। ठीक है, तो कितना उस पर इकट्ठा हुई, इकट्ठा का मतलब क्या होता है, डिपोजिट, है ना, डिपोजिट होता है जैसे कि जमा होना जिसको हम लोग कहते हैं। तो कितना ज्यादा डिपोजिट हुआ, क्या हुआ, डिपोजिट हुआ, डिपोजिट हुआ। तो जिट यानी कि डिपोजिट, है ना। तो डिपोजिट की मात्रा लगाना है तो जिट का फॉर्मूला लगाना है। डिपोजिट का मान निकालना है, जिट का फॉर्मूला निकालना है। डिपोजिट जिट, डिपोजिट जिट, बहुत आसान है ना, याद रखिएगा। डिपोजिट निकालना है तो जिट का फॉर्मूला लगाना है। क्या बात है, चलिए उसके बाद ये वाला फॉर्मूला तो आपको मालूम ही रहेगा हमेशा, है ना, दिमाग में रखिएगा। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम हटाएंगे क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हटाते हैं, यही हटा देते हैं ना, ये जो हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अगर समझाएं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना हमने आपको जो समझाया इसके लिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ इसके कर सकते हैं। क्लियर है, आइए समझते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आते हैं हर बार। तो आइए इसके क्वेश्चंस हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए काफी कहानी बन गई यहाँ तो लंबी, घर घर बन गया। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघट्ट की चालकता होती है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत
विद्युत अपघट्ट, ठीक है, ये समझ लीजिए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से समझिए। विद्युत अपघट्ट की चालकता होती है। विद्युत अपघट्ट की चालकता होती है मुक्त अणुओं के कारण। क्या है भाई पहला ऑप्शन? मुक्त अणुओं के कारण, मुक्त परमाणुओं के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त आयनों के कारण, ठीक है। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी हम आपको यही चीज समझा रहे थे, ठीक है। अगर आपने क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, ठीक है, कई बार हमने ये वर्ड बोला, तो आप बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो विद्युत अपघट्ट की चालकता मतलब जो हमारे विद्युत अपघट्ट जो पदार्थ होते हैं, उनको जब किसी विलयन में मिलाया जाता है तो किस वजह से उनके अंदर चालकता होती है, कंडक्टिविटी कैसे होती है। जैसे हमने कहा ना कि एक कोई भी मेटल होगा तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उसके वजह से इसमें कंडक्टिविटी आती है, हमारी करंट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं। मुक्त परमाणु? ऐसा कोई बात ही नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने कह दिया हो ही नहीं सकते हैं, है ना। मुक्त आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन्स। कैसे आयन्स? धनायन, ऋणायन, जैसे Na+Cl-, है ना। इस तरीके से आयन्स होते हैं। क्लियर है? तो आंसर नंबर 4 टिक कर लीजिएगा और दिमाग में भी रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन समझिए। सिल्वर, थोड़ा पेशेंस बना कर रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। विलियन में तब से आप लोग को समझ में आता है तो करते रहिए। क्या टाइम क्या हो रहा है भाई? है? ठीक, अभी काफी टाइम है, 5 मिनट तक प्रवाहित, प्रवाहित, प्रवाहित करने पर सिल्वर धातु, देखिए यहाँ से आप लोग सीख जाएंगे कि हमको मेटल उटल कैसे बनाना है, सोना वोना बना लेंगे, ठीक है। तो सोना बना, सॉरी सोना नहीं, चांदी। तो सिल्वर बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट पहले लाइए, उसमें बिजली, है ना, लगा दीजिए। उसके बाद आप देखिए तुरंत पैदा हो जाएगा, है ना। 1 और 2 ग्राम हो जाएगा तो कुछ ना फायदा होगा। 1-2 ग्राम में तो चांदी में इतना महंगा नहीं है, लेकिन सोना महंगा है, ठीक है। सिल्वर धातु का, सिल्वर धातु का, आप पूछेंगे सर बताइए सोना कैसे बनेगा। कहाँ गया भाई? सिल्वर धातु, धातु का कितना भार का, कितना भार, कितना भार विस्थापित, विघटित, क्या लिख दिया खुद पता नहीं, अ, विघटित, विघटित, विस्थापित,
चलिए जो भी होगा विस्थापित लिख देते हैं, कुछ मिस्टेक होगा तो माफ कीजिएगा। ठीक है, विस्थापित होगा। ओके, आपके ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, क्या ऑप्शंस है? 0.6, 0.67 ग्राम, सब कुछ ग्राम में है, 0.69 ग्राम और 0.75 ग्राम। ठीक है, एवरीथिंग इन ग्राम। ठीक है, और कुछ दिया है? हाँ, एक चीज और दिया है, उसको भी लिख देते हैं। एजी का तुल्यांकी भार दिया है। एजी का तुल्यांकी भार दिया है 108। ठीक है, ब्रैकेट में करके ये दिया है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में इतना 2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सिल्वर धातु का कितना भाग विस्थापित होगा, या फिर ये कहें कि कितना सिल्वर बनेगा। ठीक है, डिपॉजिट कितना होगा। तो डिपॉजिट मतलब जिट, है ना। तो डिपॉजिट निकालना है तो क्या लगाना है? जिट का फार्मूला लगाना है ना। बढ़िया है ना। चलिए, तो जिट का फार्मूला लगाइए, डिपॉजिट निकालिए। तो जिट में इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी ई। ई क्या होता था हमारा? ई होता था तुल्यांकी भार, है ना। हमने कहा कि हर एक एलिमेंट के लिए ये वैल्यू बदलेगी। तो यहां पर हम रखते थे, देखिए नोट कर लीजिए, Z इज इक्वल टू हो जाएगा ई। ई यानी कि तुल्यांकी भार अपान 965 00। ठीक है, 965 00। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ई यानी कि तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार हमको दे दिया है, और अगर नहीं देगा बाबू तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और जब कोई कहेगा कि सर हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो फिर हम मारेंगे गिरा के। क्यों मारेंगे? क्योंकि हमने तुल्यांकी भार बहुत पढ़ाया है, 2 चैप्टर पूरा पढ़ाया है तुल्यांकी भार। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत बोलिएगा कभी मेरे सामने। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद क्या होगा? आई। आई यानी कि क्या? आई यानी कि धारा, करंट। ठीक है, तो करंट हमारे पास में कितना है? 2 एम्पियर। और ये आई को एम्पियर में ही लीजिएगा, किलो एम्पियर दे तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा एम्पियर में, 1000 समझ। उसके बाद क्या है? 5 मिनट। 5 मिनट होता है, लेकिन सेकंड में हम लोग समय को लेते हैं। तो समय को हम लेंगे 5 सेकंड, मतलब 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा। ठीक, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 60 में तो हो जाएगा 600। डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। यहाँ से हटा देंगे तो इतना बन जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई ऊपर हम कर सकते हैं, तो 8 6 48, 6 कम 6, तो 684 इतना आ जाएगा। अब इसका सलूशन अगर हम कर दे, अब इसका सलूशन तो आप लोग करेंगे, हमको अगर करना है तो हम इसको जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो इसका अब अगर सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0.67। ठीक है, क्या आएगा? 0.67 आपका सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मेरे को अभी कैलकुलेशंस दिमाग में रहता है। ठीक है, कि क्या इसका आंसर आएगा, बाकी इसको करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं इतना जल्दी इसका कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, तो एक कैलकुलेशन है, इसी में समय लगना है। ठीक है, जब आप समझ गए तो आपको इतना लिखना थोड़ी ना था, आपको तुरंत जिट लगाना था, डिपॉजिट निकालना, जिट लगाना था, खटाखट आंसर आएगा। ठीक है, 0.67। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं कितना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे बहुत आलसी होते हैं, बैठे रहते हैं कि सर करके दिखाएंगे, तभी हम देखेंगे कि हमारा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप लोग मेरे कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आपको दिखता ही नहीं कैलकुलेटर में मेरे, ये एकदम पास में से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए
ये एक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है जो कि आप लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए आंसर आपको कितना दिख रहा है, 0.67150259 है ना, बहुत बड़ा लंबा आंसर आ गया है। क्लियर है? तो इतना क्या, इतना ग्राफ। ओके चलिए गुड, इसको बंद कर दिया जाए है ना कैलकुलेटर पर। चलिए अब क्या है, अब क्या है दोस्त, अच्छा ये तो हो गया, खत्म हो गया सर, इसकी कहानी तो गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन लिखने में बहुत बड़ा था लेकिन बस, और यार क्यों मिटा दिया हमने। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन इसी एक जैसा और करना था, कोई बात नहीं। अब आप तो समझ गए हैं ना ऐसा क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको बस हम डेटा लिख करके बताते हैं, है ना। डेटा डेटा डेटा, चलिए क्या है कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 के विलयन में 1 एम्पियर, आई कितना कह रहा है, आई कह रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 5 नहीं, टाइम कितना कह रहा है, टाइम कह रहा है 9.65 मिनट। ओ माय गॉड, क्या बात है, 9.65 मिनट तक प्रवाहित करने पर कॉपर धातु कितना भाग विस्थापित होगा, यानी कितना कॉपर आपका बनेगा, डिपॉजिट होगा। कॉपर पूछ रहा है, देखिए जो मेन चीज है वही पूछेगा। जैसे इसमें क्या पूछा, सिल्वर पूछा, इसमें कॉपर पूछा जो हमको यूज में है। बाकी क्या गया, क्लोरीन कहाँ गया और सल्फर कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो सब से मतलब उसको नहीं है। ठीक है, क्योंकि दुनिया उसी को पूछती है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आप कहेंगे सर आप पर्सनल पर्सनल बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए तो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इतना ही दिया है बस। हाँ, और एक चीज और दिया है, ऐसे लिखा है Cu इज इक्वल टू, कितना लिखा है 63.5, बस। अब आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन ऑप्शन मैं नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए फिर बताइए क्या होगा। अब आप कहेंगे सर डिपॉजिट पूछ रहा है, मैं जिट का फार्मूला लगाऊंगा, जिट लगाइए। चलिए JIT जिट, ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा। बस आपको याद दिलाने के लिए मैं इसको जिट जिट बोल रहा हूँ, है ना। तो जिट, तो जेड क्या है, जेड होता है हमारा तुल्यांकी भार अपॉन ये वैल्यू। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू को याद रखिएगा। इतना कूलम आवेश को एक फराडी कहते हैं, इतना, ये जो वैल्यू है, ये जो कॉपर है ये लिखा है 63.5, तो इसको लिख देते हैं ई के जगह पे, है ना। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। अभी जैसे अल्युमिनियम उसका दिया था, सिल्वर का दिया था, है ना, सिल्वर का दिया था तो हमने इसको रख दिया था, ये हो गया। अब आई का मान कितना दिया है, 1 एम्पियर। क्या बात है सर, ये तो कैलकुलेशन आसान हो गया। और समय कितना दिया है, 9.65 दिया है, तो और आसान हो गया। तो 9.65 इंटू 60, दैट मीन 60, है ना। क्या कहेंगे संस्कृत में, 6 दहम, ऐसा कुछ कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या ये हमने जो लिखा है ये सही है, सही है सर, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सब सही होगा, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर अभी तक जो ब्रैकेट में लिखा था ऊपर हमने, उसमें हमने क्या लिखा था कि Ag का तुल्यांकी भार, लेकिन यहाँ पर कॉपर का केवल ये भार लिखा है, परमाणु भार। तो परमाणु भार तुल्यांकी भार बराबर तो हर बार हो नहीं सकता, हो सकता है लेकिन हर बार बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा सर, क्या करना होगा, तुल्यांकी भार निकालना होगा बाबू, तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा कॉपर का। कॉपर का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, परमाणु भार, परमाणु भार कितना होता है, दे दिया है आपको। अच्छा इंसान है टीचर, मतलब एग्जामिनर। अब आप बताइए कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार अपॉन संयोजकता। तो संयोजकता कितनी होती है कॉपर की, 2 लेते हैं। यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 31.75, कितना आएगा 31.75। ठीक है,
31.75 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू ना रख करके हम क्या रखेंगे, 31.75 रखेंगे। क्या बात है, दिल जीत लिया। चलिए, यहां से इसको हम यहां कट कर देंगे। ठीक है, अगर हम इस नंबर में, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 965 हो जाएगा ना। तो मानिए कि इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मानिए कर ही दिया, तो जब हम ऊपर करेंगे तो नीचे भी तो करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। अरे सर, क्या बात, कर दिया यहाँ पर। तो 965 ये है, तो 900 मतलब ये जीरो भी एक्स्ट्रा में, तो इससे ये टोटल कट गया, ये एक बार में कटा, यहाँ पर 10 आएगा क्योंकि जीरो था, और एक जीरो तो इससे कट गया था। तो अगर हम इस 10 को इसके साथ ले ले तो ये 1000 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहां से ये भी कट गया, ये तो एक है ही, बचा केवल 6 और बचा ये नंबर। तो सिंपल अगर हम देखें तो क्या बच रहा है, 31.75 मल्टीप्लाइड बाई 6 और डिवाइडेड बाई 1000, हजार बाबू। ठीक है, चलिए दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 0 हासिल लगा 3, 6 7 42, 3 45 का 5 हासिल लगा 4, 6 कम 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 18 1 19/1000। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दो संख्या के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ दशमलव, और 1000 तीन जीरो है तो 3 जीरो और खिसक जाएगा पॉइंट, है ना, जब डिवाइड करते हैं तो 3 जीरो खिसकेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.19050 ग्राम। इतना कॉपर बनेगा, बहुत थोड़ा सा। कब, 9 मिनट, समझिए 1 एम्पियर की धारा केवल दी जा रही है और केवल 9 मिनट के लिए इतना ग्राम बन गया। अब बताइए 1 ग्राम कॉपर बनाना हो तो हम कितना, मतलब अगर एम्पियर को हम सेम रखें तो कितना समय लगेगा, कैसे निकालेंगे। तो सब कुछ सेम है तो इतने समय में इतना बन रहा है, या फिर हम ऐसे कहें कि इतना ग्राम इतने समय में बन रहा है, तो 1 ग्राम बनाने के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए मानिए निकालते हैं, कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो क्या आपका समय आएगा, इतना ग्राम के लिए इतना समय लग रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए बहुत बड़ा अभी कैलकुलेशन इसमें आएगा। ठीक है, निकालते हैं अभी लास्ट में, है ना। नहीं तो आप लोग अगर इंटरेस्टिंग है 1 ग्राम कॉपर निकालने के लिए तो निकाल के बताइएगा सब लोग, है ना, कमेंट्स में। बाकी एक होमवर्क हम आपको दे देते हैं, ठीक है, उसको दिमाग में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सब कुछ सेम है आपके लिए। आपका जो धारा है ये है 2 एम्पियर का। ठीक है, आपकी जो धारा है वो है 2 एम्पियर का, और जो आपका समय है वो कितना है, ठीक है, 0.8, ठीक है, और 25, ठीक है, इतना 4.825, ठीक है, इतना आपका अब मिनट है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, अब बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, मतलब कितना कॉपर बनेगा, ये आपको बताना है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, कॉपर से ही रिलेटेड लिख लीजिए। ठीक है, कॉपर की AgNO3 दे दे क्या, कॉपर सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट से दे दे। चलिए सिल्वर नाइट्रेट है आपके पास में, आई जो है वो कितना है, वो मानिए कि कितना है, 9 पॉइंट नहीं, 1 एम्पियर का है। चलिए, और समय आपका जो था वही है, मानिए 9.65 मिनट। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितना इसमें जो हमारा Ag है वो डिपॉजिट होगा। Ag का हम आपको तुल्यांकी भार बता देते हैं, इक्विवेलेंट वेट। ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डेटा सेम है लेकिन हमारा मटेरियल बदल गया है।
तो वैल्यू भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो दोनों आंसर कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, अभी भागिएगा नहीं, अभी क्लास है। ठीक है, समय है तो क्लास है, अभी समय है। ठीक है, अभी समय बहुत ज्यादा है आज क्या। ठीक है, इसको दोनों को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट सट से मारिए, है ना, ऐसा यू। चलिए आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे पीछे, है कि नहीं? क्या बात। माइक आप मत बंद होइएगा। चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन है, पिघलते हुए, अब समझिएगा ये क्वेश्चन कैसा, पिघलते हुए पोटेशियम क्लोराइड, थोड़ा पेशेंस फिर से बनाइएगा। पिघले हुए है, पिघले हुए पोटेशियम क्लोराइड में से 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 1 फैराडे, 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर 39 ग्राम पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम एकत्रित होती है यदि यदि 1 फैराडे, 1 फैराडे 1 फैराडे विद्युत 1 फैराडे विद्युत पिघले, आ गया, फैराडे विद्युत पिघले हुए हुए एल्यू एल्यूमिनियम क्लोराइड में से, पेशेंस पेशेंस बना के रखिएगा, बस खत्म होने वाला है, में से, तब से आप लोग समझते रहिए क्वेश्चन, प्रवाहित की जाए तो एकत्रित एल्यूमिनियम धातु की मात्रा आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हम कहाँ लिख दें? चलिए नीचे यहाँ लिख देता हूँ, है ना। क्या है ऑप्शंस आपका? ऑप्शन है 27 ग्राम, 135 ग्राम, 19.5 ग्राम और 9 ग्राम। ठीक है, चलिए मन लगा करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन लिखने में ताकत, देखिए लिख इसलिए देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर पूरा लिख देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग समझे ना कि वर्ड प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिख करके एग्जाम में आएगा। मानिए आपको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख करके दे दिया, तो आप उस समय तो कर लिए, लेकिन जब इस तरीके से लॉन्ग टाइप से लिख करके आया तो आप समझ नहीं पा रहे कि हम अपनी वैल्यूज को कहाँ से निकालें। क्योंकि वैल्यू निकाल करके देने के बाद तो कोई भी कर सकता है ना। जैसे हमने बता दिया कि फॉर्मूला ये है, उसमें जेड दे दिया, आई दे दिया, टी दे दिया, तो सब कर लेंगे। लेकिन अब इस तरीके से लिखा है तो आपको आई जेड टी डब्ल्यू
वगैरह वगैरह निकालना, वही तो मेन चैलेंज है। ठीक है, तो क्या है, पिघले पिघले हुए पोटेशियम क्लोराइड में 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, आपका विद्युत अपघट्ट है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है कितनी, 1 फैराडे। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 39 ग्राम पोटेशियम एकत्रित होती है। ठीक है, इतना पोटेशियम एकत्रित होती है। यदि 1 फैराडे विद्युत पिघले हुए एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दूसरा मटेरियल, ये क्या था, पोटेशियम क्लोराइड, ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में से प्रवाहित की जाए, एल्यूमिनियम क्लोराइड में से प्रवाहित की जाए तो एकत्रित एल्यूमिनियम धातु की मात्रा क्या होगी। अब आप दिमाग में तुरंत सोचिए कि अगर आपको कह दिया कि 1 फैराडे उसमें भी कर रहे थे, 1 फैराडे इसमें भी कर रहे हैं, तो फैराडे का दूसरा नियम आपको याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, दूसरा नियम याद आना चाहिए, जो उन्होंने खाना खाते टाइम बनाया था। खाना खाते टाइम नहीं बनाया था, मेरी बात तो नहीं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो सॉरी, तो यहां पर कह दिया कि धारा समान है। ठीक है, जब धारा समान हो गई तो आपको कुछ भी और नहीं देखना है, तब आपको आई और टी इन सब से मतलब नहीं है, तब आपको केवल और किससे मतलब है, जेड से भी फिर मतलब नहीं है, क्योंकि जेड अल्टीमेट किससे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट ई से निकलता है। तो आपको दो चीज अब दिमाग में रखनी है। क्या 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 दिमाग में रखना है, इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कहता है कि W ऑफ क्या है, पहला क्या था, पोटेशियम क्लोराइड, तो इसमें क्या बनेगा, पोटेशियम बनेगा, के से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका वो सब भी दिया होगा, कुछ और दिया है इसमें डेटा पोटेशियम के लिए, अच्छा कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, मतलब होता था ना, इसे ब्रैकेट में देता था, इसमें भी नहीं, इसमें कुछ नहीं दिया, तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए W आप किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al लिखिए, ये किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के सामने पोटेशियम, एल्यूमिनियम के सामने एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आप वैल्यूज रखिए, पहले वैल्यूज क्या रखेंगे, वैल्यू रहेगी तब ना। देखिए, ये पोटेशियम क्लोराइड में इतना ग्राम पोटेशियम इकट्ठा होता है, तो अगर हम देखें तो हम हमारे पास एक वैल्यू है डब्ल्यू के, अगर देखें मतलब कि पोटेशियम को कितना भार बना, तो वो हमारे पास में है 39 ग्राम। ठीक है, 39 ग्राम है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद कुछ नहीं, एक भी वैल्यू कुछ नहीं दी, फैराडे 1 फैराडे दिया है, उससे हमको मतलब नहीं है, धारा हमारा काम खत्म। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हम पोटेशियम का पहले निकालें, पोटेशियम का, तो पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है भाई, पोटेशियम का परमाणु भार 39 ही होता है, और इसकी वैलेंसी 1 होती है, जिसकी वजह से इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो भी 39 ही आ जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, अब अगर यहीं पे हम बात करें एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का देखिए जो परमाणु भार होता है वो होता है 27। ठीक है, कितना होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का होता है 27। ठीक है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व होकर के 9। तो अगर हम कहें कि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, तो आएगा 9 ग्राम। अब 3 वैल्यू पता चल गई, एक वैल्यू निकालनी है कि कितना एल्युमिनियम बन रहा है, तो चलिए रख दीजिए वैल्यू, यहाँ पे रखिए, पहले 39 आएगा, अपॉन में आपको पता नहीं है कि वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना बनेगा। ठीक है, इक्वल में रखना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम, जो कि ऑलरेडी उतना ही होता है, 39 ही होता है, और उसके बाद अपॉन में रखना है एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, जो कि 9 होता है। तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि सिंगल, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो W ऑफ Al बनेगा आपका 9 ग्राम। ठीक है, तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम आपका एकत्रित होगा। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाया, इसमें हमको ये वैल्यू दी गई थी, ये वैल्यू निकालनी थी। ये दोनों वैल्यू हम खुद से निकाल सकते, दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो खुद से निकाल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, आप लोग तो सब कुछ समझ गए हैं ना। चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और समय है।
समय तो आज बहुत है, बहुत ज़्यादा समय है ना। किसी ने कहा सर आप छोटी-छोटी क्लास लाते हैं, क्या बात करते हैं सर। चाहे तो आपके लिए हम बहुत लंबी-लंबी क्लास ला दें, है ना, घंटे-घंटे तक की, लेकिन आप लोग देख भी तो नहीं पाते ना, ऊब जाते हैं इतनी बड़ी क्लास। आज तो इसलिए कर रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु एम, ठीक है, अम, आपको हम इसमें डेटा देते हैं, ठीक है। अब इस आप ऐसा ही एकदम सेम कैलकुलेशन है, हम पढ़ते हैं, आप समझिएगा। धातु एम के लवण के विलयन में से तथा ZSNO4 के विलयन में से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब कि एक एम धातु है, ठीक है, उसका नाम ही एम धातु रखा हुआ है, और एक क्या है, एक है ZnSO4, ठीक है, ZnSO4। इन दोनों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई, ठीक है, की गई। 0.5 ग्राम ग्राम 0.5 ग्राम एम धातु का बनता है। किसका बनता है? एम धातु का। और 1.1 ग्राम 1.1 ग्राम किसका बनता है? जडन यानी कि जिंक का बनता है। जडन एकत्रित होती है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अब आपसे क्या कह रहा है कि जडन का तुल्यांकी भार 33 है। कितना है? 33 है। तो आपको बताना है कि धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। अब इस तरीके से पूछेगा, फिर बच्चे कहेंगे यार तुल्यांकी भार पूछ रहा, मतलब तुल्यांकी भार चैप्टर से होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी चैप्टर से कुछ भी रिलेट करके पूछ सकता है। तो आप हमेशा सतर्क रहिए, और क्वेश्चन हमेशा वैसे ही आते हैं जो दो चैप्टर से मैच करते हैं, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम का कभी क्वेश्चन देगा तो लॉग भी बीच में घुसा देगा, है ना। तो ऐसा ही है। तो दो चैप्टर्स जहां पर कोलैब करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए तुल्यांकी भार का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और ये सब का भी आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको बताना है, अब आपके ऑप्शंस हैं 15, 16, 14 और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कौन कौन इसके आंसर को बताएगा भाई? चलिए हम आपको सॉल्व करके बता ही देते हैं। देखिए एम धातु इतना इकट्ठा हुआ, ये धातु इतना इकट्ठा हुआ, एक का तुल्यांकी भार इतना है, दूसरे का कौन नहीं बता पाएगा। देखिए तीन वैल्यू आपको दे दिया है। आपको W ऑफ एम, एम धातु का ये भार दे दिया है, बिल्कुल। Zn का भार दे दिया है, बिल्कुल, ठीक है। Zn का तुल्यांकी भार दे दिया है, बिल्कुल। आपको एक का तुल्यांकी भार बताना है ना। चलिए बताते हैं भाई, आप लोग तो करेंगे नहीं, है ना। तो एम धातु को हम ऊपर रखेंगे और Zn को हम नीचे रखेंगे। तो जिसको ऊपर रखते हैं वेट, उसी का तुल्यांकी भार भी ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, तभी ना बराबर में आएगा। तो Zn का तुल्यांकी भार 33 है, तो Zn ये वाला था, तो हम यहाँ पर 33 करेंगे। और ये वैल्यू हमको निकालनी है, तो अब यहाँ पर हम E रख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट, या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ धातु, यानी कि M कह सकते हैं, क्योंकि M धातु इसका नाम था। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बिल्कुल। 11 से ये कट जाएगा 3 बार में, 11 या 33, 11 का तीन का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो आएगा 15। ये क्या आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम, यानी कि धातु का। तो 15 इसका आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 15 है। क्लियर है? तो हमने आपको इस पे भी क्वेश्चन करा दिया, इस पे भी क्वेश्चन करा दिया, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया था उसको भी बता दिया, और एल्यूमिनियम कैसे बनता है वो भी बता दिया, ठीक है। तो बहुत मजा आती है हम लोग जब चीजों को देखते हैं, जो ये चीज पढ़ा रहे हैं, सेम एक्चुअल में जब सामने देखते हैं एल्युमिनियम बनता हुआ पॉट्स, है ना। तो सब कुछ जो ये पढ़ते हैं एकदम रियलिस्टिक दिखता है और बनता है, ठीक है। हजारों हजारों टन एक एक दिन में एल्युमिनियम निकलता है, ठीक है। तो ये तो मैं एक रफ डेटा, पता नहीं कितना निकलता होगा, क्या है, ठीक है, कम ज्यादा समझ पा रहे बात को।
तो इस तरीके से सब चीज़ें होती हैं, तो आपको क्वेश्चन समझ में आए वो बताइएगा, ठीक है? अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए। जो पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनको जानते हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स आपके पास में हैं, तो उनमें ज़रूर भेज दीजिए वीडियोज़ को, ताकि वो भी समझें, देखें, ठीक है? थोड़ा जानें, क्योंकि आपको वो पता है, यूट्यूब पर पूरा फ्री बैच चल रहा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाई जा चुकी है, उसको आप देखते रहिए, केमिस्ट्री चल रही है और साथ ही साथ मॉडल पेपर हम लोग लगा ही रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक जिन बच्चों ने बुक नहीं परचेज़ की है, देखो बार-बार कहने का केवल यही मतलब है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो बच्चे परचेज़ करते हैं, फिर उतने क्वेश्चन्स लगा नहीं पाएँगे आप लोग। तो कोशिश करें कि पहले ही करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, कम से कम उनका सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए आपके लिए वो क्वेश्चन्स करना जो उस बुक में है, उन क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हैं, वो हमने खुद पर्सनल वो हमने उसको पूरा डिज़ाइन किया है, बनाया है, तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हैं, तो उसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से आप हमसे बात कर सकते हैं। बुक के लिए अगर कोई भी दिक्कत है या फिर कुछ भी दिक्कत बुक के लिए नहीं, ठीक है? पॉलिटेक्निक और आईआरटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप हमसे इस नंबर पे कॉल, बात कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? 7080 31 44 14, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी ये बताइएगा और सबका आंसर आना चाहिए। होमवर्क जितना हमने दिया है, 2 होमवर्क दिया है, 2 होमवर्क का आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।